मेरी ज़िंदगी में 1995 की बात है, जहाँ पे एक बिजली के दौरान करंट, इलेक्ट्रिक करंट 11,000 वोल्टेज में मेरा वहाँ पे करंट लग गया था, जहाँ पे मेरा बोथ हैंड्स, दोनों हाथ उस पर पूरी तरह से जल गए थे। मेरा पूरा एक्सीडेंट हो गया। तो इमरजेंसी के लिए मैं ट्रक पे गया, वहाँ से ट्रक पे 3 दिन सवार करके गया। आप सोच के देखिए, 3 दिन ट्रक पे सवार, और मैं एकदम पूरी तरह से बीमार, एकदम दोनों हाथ जल चुके हैं पूरी तरह से, उसमें मूवमेंट नहीं है। और मेरे पापा मुझे लेके गया। आप सोच के देखिए, एक पापा उनके बेटा को इस हालत में लेके जाना। मेरे पिताजी ने, मैं आज भी उनको एक बहुत ही एक हीरो मानता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। आज मैं ज़िंदा हूँ तो उनकी बदौलत, उनके वजह से ही ज़िंदा हूँ। इलिटरेट, एक अनपढ़ होके भी उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, जबकि एक डॉक्टर, आपको तो पता है डॉक्टर को कितना पढ़ाई करना होता है, फिर भी उन्होंने ये काटा, ये राइट हैंड काटा है और लेफ्ट हैंड मेरे पापा ने काटा है, लेकिन आज इसमें दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आता है। अपने आप से बहुत तंग आ चुका था मैं, एकदम से वाइल्ड सा हो गया था, एकदम जो जानवर जो होते हैं, जो एकदम से वाइल्ड हो जाता है, इस तरह हो गया था। आपने ट्रेनिंग लिया कि ऐसे ही आप शौक से गाते हैं? गाना आज तक कभी कभी पछताता हूँ। आई फील रिग्रेट कि काश उस समय पे कोई, बचपन में कोई मुझे म्यूज़िक के लिए कोई गाइड किया होता तो शायद बात बहुत कुछ और हो सकता था। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਪਤਨ ਸਰੰਗ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। How are you? I'm good. Thank you so much for giving me this beautiful platform. So मैं बहुत ही आभारी हूँ उसके लिए। वेरी नाइस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। इतनी अच्छी नहीं है तो आज हिंदी और पंजाबी का मिक्सचर चलेगा ना। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, जितने लोग भी जो whoever watching us, so forgive us because we are going to speak in broken language, I guess, right? Broken language. हिंदी पंजाबी में जाएगी, पंजाबी हिंदी में आएगी, तो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे पूरी आज शो में। चंगा है जी, चंगा है जी, बहुत चंगा है जी। टॉप 10, मैं तो आपको टॉप 10 ही बनाऊंगा, बोलूंगी। Actually it's a top 10, it's top 10, but you can call me top 10. टॉप 10 बिकॉज आपकी हिम्मत और आपकी बहादुरी देखकर मेरा दिल करता कि आपको टॉप 10 बुलाऊं। थैंक यू सो मच। आपने नाम दिया है टॉप 10, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कनाडा। जी आया आपको हमारे शहर में। जी, आपका वैंकूवर इट्स सो ब्यूटीफुल। कनाडा में सिर्फ सुना करता था इसके बारे में, तो लेकिन आज मैं यहाँ पे वैंकूवर में आपके समक्ष बैठे हैं, तो मैं बहुत ही अपने आप को एक लकी फील कर रहा हूँ। कैसे महसूस होता है आपको, कैसे लगा यहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम? इंडिया से जब यहाँ छोड़ के आए तो वैंकूवर बहुत दूर था। जब यहाँ आके देखा तो सभी लोग यहाँ पे, अपने इंडियंस लोग बैठे हैं, यहाँ पे पंजाबी लोग बैठे हैं, तो एक बहुत ही अपना सा फील हो गया। और ख़ास करके त्यौहार के दिन में आया, दिवाली के समय पे आए हैं, तो और भी घर पे पूरा रौनक है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, हंसी मजाक, हंसी खुशी है। तो बहुत ही खुद को एक परिवार सा हो गया तो यहाँ पे मैं आके, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ उसके लिए। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी नाइस। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में, क्योंकि हम सभी जानते तो हैं आपको। आप स्टार हो,
हमारे दिलों में आपकी एक खास जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपसे जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में और कहाँ के रहने वाले हो आप? जी। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। All right. So basically, most of the people, when like उनके दिमाग में जब आते हैं कि इंडिया या इंडियंस, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके बड़े बड़े आंखें होना चाहिए, या उनका जो जैसे कि मेरा जो लुक्स है, बहुत सारे लोग फिर उसको या तो चाइनीज़ कहेंगे या मंगोलियन जो लुक्स कहेंगे। तो कहीं से भी मुझे लगेगा नहीं कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं हूँ एक्चुअली हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे एक स्टेट है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। यानी हमारा इंडिया में सबसे पहला सूरज वहीं पे उगता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश। वहाँ का एक बहुत ही छोटा सा एक जिला है, यानी डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है तवांग, जो कि तिब्बत का बहुत नज़दीक है। तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। सो आज देखिए, इतना छोटा जगह से मैं यहाँ पे वैंकूवर, यानी इतना दूर, मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं वैंकूवर जैसे में आके आपके साथ में संजय टीवी के साथ में मैं, जबकि संजय टीवी मोर देन लाइक 190 कंट्री में शायद इसका चैनल कनेक्ट है, मैंने सुना है। तो यहाँ पे मैं अपना बाइट और आपके साथ में यहाँ पे, जबकि आप बहुत कई सालों से 17 साल, मोर देन 18 ईयर्स से आप यहाँ पे टीवी पे काम कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस के समक्ष में बैठ के आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत नर्वस भी हो रहा हूँ, फिर भी मैं सब कुछ चंगा मैं मैंने जब आपको पहली बार देखा था, वैसे पहले भी आप इंडियन आइडल में भी आप जी आए जी थे। 2017 की 2017 में आप इंडियन आइडल में थे। उस टाइम मैंने आपको नहीं देखा था। जी। तो 2021 में टीवी के लिए काम करती हूँ बड़े लंबे अरसे से। जी। टीवी कम देखती हूँ मैं। शौक नहीं है इतना, मुझे बुक्स रीडिंग का ज़्यादा शौक है। मैंने जब सारेगामापा में आपको देखा ना, जी जी जी, तो मुझे मालूम नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। you आपकी so much. सिंगिंग, Thank you. आपकी लाइफ की जर्नी, जो आपकी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने शो की, जी। सभी कुछ मुझे एक अलग सा लगा। बहुत सारे कंसर्ट उसमें और भी थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू सो मच। पर मुझे कुछ अलग सा आप में लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको कभी ऐसे रियल में मिलूंगी, कि हम ऐसे बैठकर बातें ये करेंगे। तो हमारी सौभाग्य है। इट्स माई लाइक ऑनर एंड कि आप लोग ने मुझे याद किया है, एक सोशल मीडिया के ज़रिए से आपने मुझे देखा है। इसके बाद हम जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ अभी, वहाँ पे आप खुद चल के आए हैं मेरा बाइट्स लेने के लिए। तो आई फील माई सेल्फ प्राउड एंड मैं थैंक यू फिर से एक बार, जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, सच कहूँ तो। इट्स माई प्लेजर कि आपसे ऐसे आमने सामने बैठकर हम बातें कर रहे हैं। अभी मैं जानना चाहूँगी, अक्सर लोगों की शिकायत होती है, कुछ भी उनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट कुछ हो जाता, उनके साथ कुछ बुरा हो जाता, तो वो भगवान को कोसने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया, मैंने क्या ऐसा किया था कि आपने मुझे ये सज़ा दी। आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप इतने ज़िंदा दिल इंसान हो, और मैं देख रही हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था बचपन में। मैंने सुना था, मैंने देखा था सारेगामापा में। आप हमसे शेयर करेंगे कैसे ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ? वेल, पहले भी कहा है, आप सब की तरह, जितने लोग भी जो देख रहे हैं, आप सब की तरह मैं भी एक सही सलामत, यानी विथ लाइक फुल बॉडी, एकदम सही सलामत, मेरे भी दोनों हाथ थे। तो ऐसे करके एक खुश नसीब था, लेकिन खुश नसीब तो अभी भी हूँ मैं वैसे। तो एक हादसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में, 1995 की बात है, जहाँ पे एक बिजली के दौरान इलेक्ट्रिक करंट 11,000 वोल्टेज में मेरा वहाँ पे करंट लग गया था, जहाँ पे मेरा बोथ हैंड्स, दोनों हाथ उस पर पूरी तरह से जल गए थे, मेरा पूरा एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए, भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा है। तो कभी मैं इस जो ज़िंदा रखा है, मेरे दोनों हाथ गंवाया है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कहानी बताना चाहूँगा मैं, कि पूरी तरह हाथ जल चुके थे, पूरी तरह एकदम। इट वॉज लाइक रोस्टेड चिकन, एकदम चिकन की तरह। यहाँ का पूरा फ्लैश पूरा गल चुका था, जितने मीट जो है गल चुके थे। इसके बाद नर्व्स पूरा जल चुका था। ऐसे में हाथ में मूवमेंट नहीं थे। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पे, वी बिलोंग फ्रॉम ए वेरी लाइक बैकवर्ड फैमिली, और आई शुड से लाइक नाउ इट्स मिडिल फैमिली, ओके, मिडिल क्लास फैमिली। सो 1995 की बात है। दैट टाइम लाइक एट माई प्लेस, माई डिस्ट्रिक्ट तवांग, उस पर इतना हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ इतना अच्छा नहीं था, और जो ट्रांसपोर्टेशन उसका फैसिलिटीज़ इतना अच्छा नहीं था, जहाँ पे कि मैं फट से जाके अस्पताल में जाके भर्ती हो जाऊँ। फिर भी वट एवर
लाइक माई पेरेंट्स, माई मॉम एंड डैड, उन्होंने जितना हो सका उन्होंने की। उन्होंने मुझे अस्पताल लेके गया। इसके बाद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम माई विलेज, तो वहाँ पे लेके मेरा पूरा ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की। बहुत सारा डॉक्टर ने पहले तो उम्मीद दिया कि हाँ इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन दिन निकलता गया, इसके बाद में हो नहीं पाया, तो डॉक्टर ने गिव अप कर दिया वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि आप थुप्तिन का हाथ यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो आपको इनको कैपिटल, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर जो कहते हैं, वहाँ पे हमारा बड़ा सा एक अस्पताल है, वहाँ पे जनरल अस्पताल है, तो वहाँ पे लेके जाओ। तो उस समय की बात है, रास्ता का कंडीशन भी बहुत ख़राब था। पूरा पहाड़ इलाका है, एकदम खाई है नीचे, और पूरा जंगल में है। तो वहाँ से जब मैं आया तो मैं एक ट्रक पे आया, जो गुड्स कैरियर जो होता है, मालगाड़ी जो कहते हैं, उस पे मुझे लेकर आया गया, क्योंकि उस समय पे हमारा वहाँ पे इमरजेंसी के लिए कोई अस्पताल का ना तो गाड़ी थी, कोई एम्बुलेंस ना नहीं कोई थी, कोई गाड़ी थी। टैक्सी यहाँ पे नहीं हुआ करता था उस समय पे। हमारा सिर्फ स्टेट का एक ट्रांसपोर्ट बस चला करता था, वो भी लेकिन हर वक्त फ्री नहीं रहता था। तो इमरजेंसी के लिए मैं ट्रक पे गया, वहाँ से ट्रक पे 3 दिन सवार करके गया। आप सोच के देखिए, 3 दिन ट्रक पे सवार, और मैं एकदम पूरी तरह से बीमार, एकदम दोनों हाथ जल चुके हैं पूरी तरह से, उसमें मूवमेंट नहीं है। और मेरे पापा मुझे लेके गया। आप सोच के देखिए, एक पापा उनके बेटा को इस हालत में लेके जाना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। तो फिर अस्पताल लेके गया। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने पहले तो उम्मीद दिया उन्होंने, फिर उन्होंने भी गैप अप कर दी अस्पताल में, कि उन्होंने कहा कि आप तो इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका पूरी तरह से हाथ जल चुका है, आप इनका ये हाथ काटना ही पड़ेगा। फिर मेरे पापा को परमिशन लेने आए, उन्होंने पूछा कि इनका हाथ काटना पड़ेगा, फिर काट दूँ। तो पापा ने फिर ये राइट हैंड डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया और उन्होंने काट दिया। फिर राइट हैंड काटने के बाद लेफ़्ट हैंड के साथ मुझे वापस फिर घर भेजा गया कि इसका कुछ हो सकता है शायद। पर जब घर पहुँचे हम 3 दिन के, फिर वापस भी मुझे 3 दिन का सवार करके जाना होगा, और गया मैं। घर पे जाके फिर बहुत कोशिश की। वहाँ पे नज़दीक, हमारा यहाँ पे नज़दीक अस्पताल नहीं थे गांव में। फिर हर वक्त अस्पताल में जाके इसका मतलब ड्रेसिंग कराना, क्लीन कराना, ये सब बहुत ही मुश्किल था। तो उस पे मेरे पापा ने ही सब कुछ कराई। ड्रेसिंग जो यहाँ पे जो राइट हैंड के जो हैंड जो काट दिया था, तो उसका जो घाव है उसको भरने के लिए उसका जो दवाई लगाना, मरहम पट्टी करना, सब कुछ मेरे पापा ने की। इसके बाद लेफ्ट हैंड का जो, वो भी इट वाज लाइक टोटली रोस्टेड एंड पूरी तरह से जल चुके थे, तो इसमें भी मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर क्या हो रहा था कि यहाँ से ऊपर की ओर फैलते हुए, स्प्रेड होते हुए जा रहा था। तो मेरे पापा, आप सोच के देखिए, वो एक ही इज़ इलिटरेट। उन्होंने स्कूल का कभी दरवाज़ा नहीं देखे, फिर भी उन्होंने मुझे इतना तरकीब लगाया। उन्होंने मतलब इतना जिंदा दिल है वो, कि उन्होंने मुझे कहा कि ये ऊपर की ओर स्प्रेड होते जा रहा है, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो मुझे पूछा कि काट दूँ, क्योंकि यदि यहाँ से नहीं काटता है तो शायद ये शोल्डर से मुझे काटना पड़ता, या उसका जो जहर है वो अंदर की ओर फैलता जाता, और आपके साथ आज मैं जिद्दा जगता आपके साथ में बातें नहीं कर रहे होते, या मैं इस दुनिया पे होता ही नहीं। बहुत मुश्किल समा होगा वो, जी, जब जी। आपके पिताजी ने ये सभी डिसाइड किया जी होगा ना। जी, मेरे पिताजी ने, मैं आज भी उनको एक बहुत ही एक हीरो मानता हूँ, कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। आज मैं ज़िंदा हूँ तो उनकी बदौलत, उनके वजह से ही ज़िंदा हूँ। क्योंकि अभी देखिए, कल को ऊपर की ओर स्प्रेड करके जाता तो फिर शायद यहाँ से भी काटना पड़ता मुझे, एल्बो से ऊपर। अभी तो बिलो एल्बो है, तो ये मूवमेंट भी होता है। तो अब आज आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे पापा ने कौन सा काटा और डॉक्टर ने कौन सा काटा। तो कहने का मतलब वही है कि वो एक इलिटरेट, एक अनपढ़ होके भी उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, जबकि एक डॉक्टर, आपको तो पता है डॉक्टर के कितना पढ़ाई करना होता है, फिर भी उन्होंने ये काटा, ये राइट हैंड काटे हैं, और लेफ्ट हैंड मेरे पापा ने काटा है। लेकिन आज इसमें दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो आप सोच के देखिए, आप एक पापा अपने बेटे का हाथ काटना, मतलब कितना कितना, क्या सोच के उनके अंदर में न जाने क्या क्या ख्याल आया होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मन घबरा सा जाता हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगता है, जब हमारे बच्चे को
कभी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो जो माँ बाप होते हैं जी ना, जी 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 तो उनको मालूम नहीं चलता वो को क्या करे, परेशान हो जी जी जाते हैं। जी 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 आपके पापा का कितना बड़ा दिल कि उसने खुद ये डिसीज़न लिया और जी। खुद आपका वो हाथ काटा। वही वही इसीलिए मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि अब सोच के देखिए, यदि आज किसी का इस तरह हालत होता तो शायद लोग कदम उठा नहीं पाएंगे ये, लेकिन मेरे पापा ने ये कदम उठाया है और उन्होंने मुझे एक जीवन दान दिया है, मैं यही कहूँगा। फिर क्या मेरा कहानी फिर से मैं इसको मैं शुरू करना चाहूँगा कि अब आफ्टर लूजिंग माई हैंड्स, अब हाथ तो चले गए, फिर क्या? अब माँ बाप तो यही सोचते रह गया था कि अब थुप्तन ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जब तक माँ बाप ज़िंदा है वो उन लोग के साथ में, वो लोग ही मुझे सहारा देंगे, वो लोग मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे। इसके बाद माँ तो हमेशा ये सोच में रहती थी कि अगर हम चले जाए तो थुप्तन बाद का बाद में बाद में कौन इनका इसको कौन देखेगा। ख्याल रखेगा। ऐसे करके माँ तो हमेशा ऐसे करके बीमार रहती थी। माँ तो आज भी बीमार है वैसे तो। आज का माँ जो बीमार है तो जो मेरे वजह से ही है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमेशा से माँ तो माँ होती है। आप सोच के देखिए, उनका बेटा बीमार है, मेरे जो दोनों कटे हुए हाथ वो देख नहीं पाते थे। जब भी माँ मुझे खाना खिलाया करती थी, तो जब भी मेरे पास खाना खिलाने आते थे तो उससे पहले मेरे दोनों हाथों पर वो या तो कुछ कपड़ा रख देते थे या कुछ या टॉवल ढक देते थे देख नहीं ताकि वो पाती ना थी। देखे। तो ज़िंदगी ऐसा ही चलता रहा है। पिछले 1995 के बाद करीबन 5 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाता था ज़िंदगी में। गांव में ऐसे रहते थे, फिर बच्चों के साथ जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे उम्र के जो लोग हैं या मुझसे जो बड़े लोग हैं, वो लोग कभी मिलते थे तो मुझे चिढ़ाते थे। और ऑफ कोर्स बच्चे लोग हैं तो, और फिर मेरे हाथों को देखने के लिए वो लोग बहुत इच्छुक रहते थे, मेरे पास आते थे। मतलब ऐसे करके बहुत मैं अपने आप से बहुत तंग आ चुका था। मैं एकदम से वाइल्ड सा हो गया था, एकदम जो जानवर जो होते हैं, जो एकदम से वाइल्ड हो जाता है, इस तरह हो गया था। तो फिर मैं कभी अब मेरा ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया है। मतलब इन द ईयर 2000, अभी ठीक 1995 के ये 4 साल या 5 साल के बाद में एक टर्निंग पॉइंट आया। मैं और मेरे दोस्त लोग शायद रास्ते में खेल रहे थे, तो हमारे यहाँ एक संस्था है, एक ऑर्फनेज कम डिजेबल एक स्कूल है, एक एनजीओ है, इसका नाम है मंजूश्री विद्यापीठ। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर सर है, उन्होंने वो एक बुद्धिस्ट का एक मॉन्क है, तो उन्होंने मुझे रास्ते पे खेलते हुए देखा है। जब वो खेलते हुए देखा तो उनके मन में विचार आए और उन्होंने कहा कि अरे इस बंदे को तो मैं, इस लड़के को तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। फिर वो मेरे घर पे आए, माँ बाप से बात की है। मेरे माँ बाप को उन्होंने कन्विंस किया कन्विंस उनको। किया कि मैं थुप्तन को पढ़ाना चाहता हूँ, इसका लाइफ बनाना चाहता हूँ। तो मेरे माँ बाप तो पहले तो हैरान हो गया, क्या इस बंदे का क्या इसका क्या करेगा आप, इसका क्या करोगे? ना ये तो पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने मेरे माँ बाप को कन्विंस की, फिर मुझे उस संस्था पे लेकर आया। तो उस संस्था पे आने के बाद जो मेरे गुरुजी है, डायरेक्टर सर है, उनका नाम भी लामा मीन्स एक मॉन्क, लामा थुप्तिन फुनसोक, हिज नेम इज लामा थुप्तिन फुनसोक। उनको लाइक ही इज ए पद्मश्री अवार्डी। उनको ये संस्था चलाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनको बाद में अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री। तो उन्होंने मुझे स्कूल में संस्था पे लेके गया और उन्होंने मुझे बहुत ही इनकरेज किया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया है कि थुप्तन आप बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। तो उन्होंने ही अपने बंद मुट्ठी से, वो हैंडीकैप नहीं है लेकिन उनके दोनों हाथ के जो मुट्ठी बंद करके उन्होंने कलम पकड़ना सिखाया मुझे। कलम इस तरह पकड़ा जाता है, चम्मच इस तरह पकड़ा जाता है, और जो बोतल के जो ढक्कन होते हैं, जो लीड जो कहते हैं बोतल का लीड, उसको इस तरह से खोला जाता है। तो उन्होंने सब कुछ मुझे इतना अच्छी तरह से सिखाया मुझे कि इस तरह करते हैं। तब मेरे अंदर में और भी एनकरेजमेंट, जो और भी जोश और जुनून मेरे अंदर में पैदा हुआ। फिर तब तक मेरे माँ मुझे खाना खिलाया करता था, यानी 5 साल तक मुझे मेरी माँ नहीं, या कभी माँ नहीं होती थी तो मैं
प्लेट को जिस तरह से जानवर खाना खाते हैं इस तरह से लिक करते हुए ऐसे खाया करता था। तब मेरे गुरुजी ने वहाँ पे आया, फिर वहाँ पे देखा तो देयर वर मोर देन 300 ऑर्फन बच्चे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्फन बच्चे लोग हैं। इसके बाद में फिर बहुत सारे फिजिकली चैलेंज लाइक मी ऐसे लोग थे वहाँ पे। तो किसी का पैर से हैंडीकैप है, तो किसी का उंगली कटी हुई है, तो कोई किसी का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब ऐसे लोग हैं। तो उनके साथ बैठे हुए मुझे बहुत ही अपना सा लगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मुझे चिढ़ाने वाले नहीं थे। वहाँ पे सभी हम एक थे, तो अच्छे दोस्त मिले अच्छे दोस्त बन गए। और ऐसे में फिर एक मैं वहाँ पे मुझे पढ़ाया लिखाया। आज जो भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं सच कहूँ तो उस संस्था को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, और 12 जब पास हुआ तो मैंने गुरुजी को कहा कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। तो उन्होंने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा। वहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज तक मुझे आज तक 1 रुपये देना नहीं पड़ा। वो संस्था जो है पूरी तरह से उन्होंने मुझे एक बिना रुपए के 1 रुपये भी नहीं, उन्होंने सब कुछ मेरा खर्चा किया है। आज जो भी आपके सामने जो बात करते हैं या बात कर रहा हूँ या जितना जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट है तो वही संस्था से जुड़ी हुई है, मैं ये कहूँगा। और यही चीज़ है मेरा कहानी। और फिर हम लोग सोचते हैं तो अब तक हम लोग सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो मैं कैसे कर पाऊँगा। अभी देखो इतने बड़े इंसिडेंट से आप कैसे बाहर आए, एजुकेशन भी ली आपने, और वो अल्लाह ने, खुदा ने और वाहिगुरु ने किसी ना किसी को आपके लिए पहले से ही भेजा था आपका ख्याल रखने के लिए ना। तो जब ये सब सारा आपके साथ जो भी हुआ इंसिडेंट, उसके बाद आपने कितना सफ़र किया, परिवार ने भी आपके साथ, तो सभी कुछ होने के बाद इंडियन आइडल में आप कैसे गए? वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे रहा? किसने आपको वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया था? जी। अभी ऐसा है, गाने का बचपन से शौक था। जब हम संस्था में पढ़ा करता था उस समय आपने ट्रेनिंग लिया कि ऐसे ही आप शौक से गाते हैं? गाना आज तक कभी कभी पछताता हूँ। आई फील रिग्रेट कि काश उस समय पे कोई बचपन में कोई मुझे म्यूज़िक के लिए कोई गाइड किया होता तो शायद बात बहुत कुछ और हो सकता था। आज जो कुछ भी गाता हूँ मैं, गाना कुछ भी गाते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद आते भी होंगे और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आते होंगे। तो मैं लेकिन इन ए पॉजिटिव वे मैं लेके जाना चाहूँगा। और लेकिन कभी सीखा नहीं है आज तक गाना। तो बचपन में गाने का शौक़ था, तो दोस्तों के साथ बैठ के राउंड टेबल पे या क्लासरूम में बैठते थे तो टेबल को बजाते हुए हम गाते थे। और जिस संस्था पे कभी विजिटर्स आते थे, वो एक ऑर्फनेज है, तो ऑर्फनेज में कभी कभी कोई डोनर लोग आते हैं, कोई उधर पे विजिटर्स आते हैं। तो जब भी कोई ऑफिसर्स लोग आते थे, फेस्टिवल कुछ इवेंट होता था। जी, तो वहाँ पे मैं उनके लिए गाते थे, उनके सामने बिना म्यूज़िक के ऐसे 2-3 गाना मतलब गाया करता था। तो ऐसे करते हुए मेरे गुरुजी, जो हमारे जो स्कूल में जो टीचर्स है, उन्होंने दे फाउंड मी लाइक गुड लाइक ऐसे में उन्होंने कहा कि इसका आवाज़ अच्छा है लाइक। तो जब भी कभी ऐसे कभी कल्चर प्रोग्राम होते थे या हमारा जो स्कूल में जो सिंगिंग कंपटीशन होते थे, उन सब में मुझे हमेशा से पुश करते थे कि इसको इस सिंगिंग लाइन पे भेजें। सो उसमें पार्टिसिपेट करते थे? जी, उस समय पे पार्टिसिपेट करते थे। कभी हार जाते थे लेकिन कभी जीत भी जाते थे। वैसे एक बात है, तो जीत तो आप जिंदगी से गए हो। सलाम है आपको कि आपकी सोच को, आप बहुत बहादुर हो आप, और आपके नाम का मतलब भी तो यही है ना। थुप्तन इज लाइक काइंड ऑफ इट्स ब्रेव नीडर, जो किसी से नहीं डरता हो बस, मतलब ये। और थुप्तन सेरिंग इट्स माय सेकंड नेम। सेरिंग मीन्स लॉन्ग लाइफ। या सो इंडियन आइडल 2016 की बात है जब मैं गया। तो उससे पहले हम लोग रियलिटी शो कभी कभी टीवी पे देखा करता था, तो उस समय पे बहुत ही आसान लगता था कि वहाँ पे गए, वहाँ पे गाना गा के आते हैं। लेकिन मेरा जो जर्नी था इंडियन आइडल का, इट वाज लाइक क्वाइट टफ, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो रात जब दिल्ली में मैंने ऑडिशन की। देयर वर मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट ओनली फ्रॉम दिल्ली। रात के 9 बजे से हम लाइन पे खड़े रहे, सुबह के 11 बजे तक लाइन पे खड़े रहे।
इसके बाद अब 10,000 लोग हैं वहाँ पे, तो सभी को तो जो मेन जजेस होते हैं, जो रेस्पेक्टेड जजेस होते हैं, वो लोग तो जज नहीं करेंगे। तो उनको सबसे पहले लोकल जजेस लोग होते हैं वहाँ के, जो कुछ भी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के जो टीचर लोग होते हैं, वो लोग जज करते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सब। तो यदि ये आप क्लियर कर लिया, तब आप मुंबई जाने का मौका पाओगे आपको। तो ऐसे करते हुए मोर देन 10,000 के बीच से मैं निकल के मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद वहाँ पे फिर मैंने ऑडिशन दी। हालांकि इतना आगे नहीं जा पाया, लेकिन समहाउ लाइक एटलीस्ट मैं गया वहाँ पे, क्योंकि जिस जगह से मैं हूँ, हमारे यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आता है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि मैं तब दिल्ली में था, दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस समय पे वहाँ पे मुझे मौका मिल गया वहाँ पे। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वहाँ से काफ़ी दूर है एकदम, इट्स ए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ से यहाँ दिल्ली आना फिर काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारे लिए। तो ऐसे में दिल्ली में था, फिर मैं ऑडिशन वहाँ पे दी, फिर वहाँ से मुंबई गया। जब मुंबई गया, फिर मुंबई में मैंने वहाँ पे ऑडिशन दी। हालांकि इतना आगे नहीं पहुँच पाया, टॉप 24 तक पहुँचे, फिर आगे में आउट हो गया मैं। लेकिन वही है कि अब देखिए, वहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी जी जी बात जी, है। मैं अपने आप को बस वही मतलब लकी फील करता हूँ कि आज जो भी लोग देख रहे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू से है। मैं इंडियन आइडल गया तो वहाँ पे लोगों ने मुझे देखा, बहुत सारे लोग ने पसंद भी की। यहाँ तक कि हमारा जो इंडिया का बैट्समैन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब ने मेरे फ़ोटो को स्क्रीनशॉट करते हुए उनका ट्विटर पे, उनके फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम पे उन्होंने ट्वीट किया। आज भी अगर आप ढूंढोगे ना वहाँ पे, तो सचिन सर के जितना भी जो सोशल मीडिया के जो पेजेस है, उस पे मेरा फ़ोटो होंगे। वहाँ पे उन्होंने लिखा है मेरे बारे में, और बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज दिया है लोगों को। तो इसके वजह से और भी पहचान हो गया मेरा। वेरी नाइस। और जब हम बात करते हैं कि आपने इंडियन आइडल तक का सफ़र तय किया, उसके बाद आपके और भी बहुत सारे शौक़ हैं, जैसे आप गाड़ी भी चला लेते हो, जी जी और कुछ ऐसे काम हैं जो हम सोचते हैं शायद आपके पास, जो हमारे पास हाथ है, हाथों से काम करते हैं, शायद आप वो नहीं कर सकते। जी मगर आपको देखकर, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री मैंने वॉच की, जी आपसे बातें की, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर लेते हो। इतना हौसला, इतना सभी कुछ सीखने में कितना टाइम लगा, कितनी डिफ़िकल्टी आपको आती थी ये सभी मैनेज करने में? जी, ये तो सही बात है। अब जब शुरुआत में लाइफ बहुत ही कठिन रहा है, बहुत ही तकलीफ़ हुआ है, आज भी तकलीफ़ होता है, ऐसी बात नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन अब उस मुसीबत, उस तकलीफ़ को मैंने अपना लिया है। आई एक्सेप्ट दैट, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और देखिए, सबसे पहले जब शुरुआत में हम स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारे तकलीफ़ होते थे। फिर अब इतना बड़ा स्कूल के बाहर इतना, फिर हमारे जो गांव में, मैं एक ऐसा हैंडीकैप था जहाँ पे लोग बहुत सारे लोगों को मैं एक नया सा लगता था। तो वो लोग एकदम मुझे स्टेयर करते थे, मुझे देखते थे, बहुत सारे अनाप शनाप कहते थे, कोई कभी चिढ़ा के जाते थे। ऐसे में बहुत ही तकलीफ़ होता था, सच में कहूँ तो बहुत तकलीफ़ होता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस तकलीफ़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और अब देखिए, कुछ भी मुसीबत होता है तो कुछ पल के लिए होता है। कहता है ना कि आज आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहा है, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो वो तूफ़ान थमेगा, वो बारिश थमेगा, और आपकी ज़िंदगी में सूरज निकलते हुए, बादलों को चीरते हुए आएंगे। इट मे बी स्टॉर्मी टुडे बट कैंट रेन फॉर एवर। तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मैं आज कुछ भी, मैं आप देखिए, आज मैं तकलीफ़ में हूँ तो आप आके मुझे मदद करेंगे, फिर कल भी मैं तकलीफ़ में हूँ तो कोई ना कोई आके मुझे मदद करेगा, लेकिन हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे अपने आप को जीने के लिए खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि यदि आप किसी जंग के मैदान पे है और आपको तलवार चलाना नहीं आता है, लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस तलवार को उठाना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को बचा सके। तो ठीक उसी तरह मैं भी एक जंग के मैदान पे हूँ कि आज आप मुझे मदद किया, कल कोई और मदद किया, लेकिन हर वक्त मुझे कोई मदद नहीं करेगा। तो उस समय पर मैं अपने आप को बचाने के लिए खुद को उस तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने इस बातों को, मैंने खुद को जस्ट कन्विंस के लिए, खुद को मनाने के लिए मैंने इस बात को सोचा है। इसके बाद में आज
फिर आदत से पड़ गई, क्योंकि उस समय मैं उम्र भी छोटा था, तो उम्र छोटे से तो शायद एक हैबिट से हो गए। अब हैबिट से हो गए, इसके बाद में फिर स्कूल में एग्ज़ाम्स देना, एग्ज़ाम भी इस तरह से लिखते हैं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और राइटर लेता, मैं राइटर भी नहीं लेता। फिर मुझे बहुत कुछ शौक़ है, सच कहूँ तो क्रिकेट खेलने का शौक़ है। हाँ हाँ, क्रिकेट खेलता है और बैडमिंटन खेलता है। यदि आप बैडमिंटन खेलते हो तो वी कैन प्ले समडे, कभी दिन हम खेलेंगे। और मेरा स्मैश जो है ना, जो स्मैश जो कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है, आपको बच के रहना होगा। और बॉलिंग का बहुत शौक है। आप साइकिल बहुत अच्छा चलाते हैं। साइकिल चलाने का शौक है मुझे। साइकिल चलाता हूँ मैं। और तो और मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, पेंटिंग, आई लव पेंटिंग। वो भी मैंने कभी सीखा नहीं, लेकिन कभी कभी स्कूल में जब पढ़ाई करने मन नहीं होता था तो पेंसिल पकड़ते हुए कागज़ों पे ऐसे लिखा करते थे। तो आज अभी कुछ कम से कम एटलीस्ट मैं कुछ भी बनाता हूँ तो कुछ बन जाता है। मैं चाहूँगी आप मुझे अपना ऑटोग्राफ जरूर देना। श्योर, आई वुड लव टू, आई गिव यू। सो ऐसा करके मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आई एम ए गुड कुक। कभी दिन अब की बार जब आएंगे तो आपको मैं खाना भी बना के अरुणाचल प्रदेश आना पड़ेगा मुझे। आपको अरुणाचल आना ही पड़ेगा। और किस्मत ने चाहा, ऊपर वाला ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा तो सच में मैं वापस वैंकूवर ज़रूर आऊँगा। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। उस समय पे थोड़ा समय ज़रा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग के साथ में और भी अपना, आप लोग से जो प्यार है वो मैं और भी लेके जाऊँगा यहाँ से। तो फिर गाड़ी भी मैं खुद चलाता हूँ। जैसे कि यानी बहुत सब कुछ, मतलब मैं खुद से करता हूँ अब तो। मैंने सारेगामापा में भी मैंने कहा कि जब मैं सिर्फ नहीं कर सकता हूँ तो सिर्फ मैं एरोप्लेन नहीं चला सकता, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं आई मीन लाइक आर्ट्स स्टूडेंट। मैं यदि साइंस पढ़ लिया होता तो शायद क्या पता आज मैं पायलट भी होते। इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। Yes, nothing is impossible, to be honest. Yeah, everything is like possible. हाँ, कुछ समय लगते हैं, but it doesn't mean that it like won't happen. हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ में एक वक्त लगता है आपको। You have to be patient, और जो handicap जो कहते हो ना आप, actually handicap it's not from physical. जो बाहर से जो हैंडीकैप होता है, that's not physical, like that's not handicap. हैंडीकैप वो लोग होते हैं जो मन से सोच लेते हैं या दिमाग से सोच लेते हैं कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वही लोग हार जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि लोग दे कमिट सुसाइड। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में है, बहुत सारे यंग जनरेशन्स के लोग हैं जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। कभी उनका एग्ज़ाम फेल हो गया है, या बिजनेस में वो लोग लॉस हो गया है, या कुछ लव अफेयर्स में, अगर प्यार इश्क और मोहब्बत में लोग टूट जाते हैं तो लोग कमिट सुसाइड। यदि ऐसे लोग होता है, कभी ऐसे लोग होता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ ख्याल आता है तो आप लोग मुझ जैसों को देखना पड़ेगा। मुझ जैसे लोगों को देखिए। आप लोग यही सोचना कि एक बंदा आया था हमारा संजय टीवी में, थुप्तन नाम का एक भाई आया था, तो उन्होंने कहा था कि यदि कभी इस तरह कोई ख्याल आता है कि मैं दुनिया को छोड़ दूं, मैं दुनिया से गिव अप कर लूं, तो ऐसा होता है तो आप लोग इस बंदे को सोच लेना कि इनका तो दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं, वो खुशी से एकदम हंसी मजाक के साथ में जी रहे हैं। तो जब हमारे पास में सब कुछ होते हुए हम दुनिया से गिव अप करना चाहते हैं, तो आप मुझ जैसा को सोच के देखिए, आप थुप्तन जैसे लोगों को सोच के देखिए। उनका तो दोनों हाथ नहीं है, और यदि इनके पास में कोई नौकरी नहीं होता, उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, तो वे लोग कैसे जीते होंगे। अब ये सोच के जीना, क्योंकि मुसीबत कुछ समय के लिए होते हैं। तो मुसीबत आते हैं, ऑफ कोर्स वी द ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं तो हमारे पास में मुसीबत होते हैं, और लेकिन हर मुसीबत का एक सलूशन होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि ऐसा ख्याल आते हैं तो आप लोग अपना इस थुप्तन प्रा क्या बात है, स्लोली आप पंजाबी सीख रहे हो, कोई बात नहीं। एक दो बार और वैंकूवर में आप आए तो अच्छे से पंजाबी बोलने लगेंगे। और तुप्तन, आपका एक जिंदगी का सॉन्ग है, मैं वो सुनना चाहूँगी आपसे। एक गाना है जो कि दिल के बहुत करीब है, तो लोगों को मायूस नहीं करते हुए इस गाने को मैं सुनाना चाहूँगा। बट ये बात ज़रूर याद रख लेना कि कभी आप लोग ज़िंदगी से गिव अप करना चाहते हो या मायूस हो जाते हैं, तो आप लोग इस थुप्तन प्रा को याद कर लेना कि थुप्तन ने ऐसे कहा था।
खैर एक गाना है, मैं ज़्यादा वक्त को नहीं लेते हुए, लोगों को बोर नहीं कराते हुए इस गाने को सुनाना चाहूँगा। ये आपकी और हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बात ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बात ही जीत है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, दैट वाज अमेजिंग। आपसे मिलकर मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको देखा, आपको सुना, जी, 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 और आपके बारे में मैंने कुछ काफ़ी कुछ देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे मिलकर ऐसे लगा जैसे बहुत लंबे समय से हम एक गहरा दूसरे रिश्ता को है। जानते हैं, कुछ जी, जी, गहरा जी। रिश्ता है, सही है। इंसानियत का गहरा रिश्ता होता है, प्यार के रिश्ते जी, होते जी, हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आप वैंकूवर आए। कोई खास पर्पस है आपका यहाँ आने का? खैर यहाँ पे मेरे आने का, हमारा जो टाइम्स ऑफ कनाडा है, जब वैंकूवर में बहुत बड़ा उनका मैगजीन है, तो वैंकूवर जो टाइम्स ऑफ कनाडा का जो ओनर है, मैनेजर सर है, विनय शर्मा था। विनय शर्मा सर, उन्होंने मुझे 3 साल पहले मुझे सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा। तुरंत उसने देखने के बाद मुझे, मेरे नाम से उन्होंने फेसबुक पे फाइंड की। फेसबुक पे सर्च करने के बाद उन्होंने मुझे अपना नंबर मांगा। फिर नंबर मांगने के बाद उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ में व्हाट्सएप से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको वैंकूवर आना है। तो मैं तो फिर से फ़ोन एक बार चेक किया कि यार ये फ़ोन नंबर है कहाँ का। जब मैंने वहाँ पे चेक किया तो +1 थे, तो मैंने सोचा हाँ तब तो ये वैंकूवर का ही है। वैंकूवर का ही है। तो मैं बहुत ही एक एक्साइटेड, बहुत ही खुश हुआ। तो मैंने सीधा सीधा उनसे कहा कि जी सर मुझे आना है। फिर तो फिर देखिए किस्मत का खेल, कोरोना के चलते कोरोना वायरस आ गए हमारे ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में कोरोना जो आए, तो उसके चलते हम यहाँ आ नहीं पाए। अगर मैं कोरोना नहीं होता तो मैं 2 साल पहले ही यहाँ आ चुका होता। तो उसके बाद फिर भी विनय शर्मा सर ने कांटेक्ट नहीं छोड़ी, और हम एक दूसरे के साथ में प्रतिदिन हम एक दूसरे के साथ में करीब आए। हम दोनों एक दूसरे के साथ में व्हाट्सएप में एक दूसरे को ग्रीट करना, फिर मैसेज करना, फिर बातें करना, ऐसे होता रहा है। फिर 1-2 महीना पहले विनय सर ने बोला कि इस पर आपको यहाँ पे, हमारा यहाँ कनाडा में हर साल टाइम्स ऑफ कनाडा के वहाँ दिवाली गाला होते हैं, दिवाली का प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे अवार्ड फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे आपको आना है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। तो फिर मैं वहाँ से विनय शर्मा सर ने मेरा टिकटें पूरा उन्होंने की है, उसके बाद में फिर मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया जी। तो उन्हीं का दिन है, उन्हीं का बदौलत है, उन्हीं का कृपा है कि आज मैं यहाँ पे वैंकूवर में आपके साथ में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा खुश नसीब है कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। अब कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कोई नहीं है, क्योंकि कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं कि अक्सर हार जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। मैं जितना हो सके मैं खुश रहता हूँ, और मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब रोया, और भगवान न करे कि इस तरह से हो कि मेरे ज़िंदगी में बहुत ही रोना पड़े, लेकिन आखिरी बार मैंने कब रोया आज तक अभी याद नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैंने लास्ट टाइम कब रोया। तो मतलब तकलीफ है, ऑफ कोर्स तकलीफ है। पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते होंगे मेरे आपके। पेरेंट्स, हाँ, अभी देखते होंगे आपको, टीवी पर देखा जी, पहले। जी, जी, अभी जी। आप कनाडा में आए हो, कनाडा जी, से जी, वापस जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, वहाँ के लोग सोचेंगे ये कि वही तो तिन है जी, जी, जिसको जी, हम चिढ़ाते थे जी, कभी। जी, जी। तो आज इसने क्या कुछ अचीव किया, जी। इसका हौसला, इसकी हिम्मत, सभी कुछ इसने अचीव किया। तो क्या फील करते पेरेंट्स, आपके साथ शेयर करते अपनी फीलिंग्स? मेरे पेरेंट्स सच कहूँ तो बहुत शाई है वो लोग, क्योंकि माय मॉम एंड डैड बोथ आर लाइक इलिटरेट। सो वो लोग कभी स्कूल गए नहीं, तो उन लोग इतना ओपनली, वो लोग या तो किसी कैमरा के आगे इतना ओपन अप वो लोग होते नहीं हैं। और वो लोग हाँ पर खुश है। मुझे सीधा सीधा नहीं कहता, लेकिन जो हमारे भाई बहन लोग हैं उनको अक्सर वो लोग कहते हैं कि आपके दूसरे भाई बहन सभी इंडिया में, जी जी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में ही है? जी, मैं ही एक हूँ जो कि पूरा मतलब यहाँ कनाडा तक पहुँचे हैं। मेरा बड़ा भैया एक है, फिर मैं हूँ, फिर मेरे नीचे भाई है, भाई के नीचे फिर 3, हम 6 लोग हैं कुल मिला के। वी 6 सिबलिंग्स है। तो
उनमें से मैं ही एक ऐसा खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पहुँचे हैं और सारेगामा पहुँचे हैं, फिर इंडियन आइडल में पहुँचे हैं। यही चीज़ है मेरा कहानी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। बहुत सारे ऐसे लोगों को एनर्जी मिलेगी आपकी बातों से, मोटिवेशन मिलेगा कि ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा हो जाता है इंसिडेंट आपके साथ, तो आपको ऐसे नहीं करना सोचना चाहिए कि अभी मैं डिप्रेस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए। जी सही बात है। यंगस्टर को क्या मैसेज होगा आपका? कनाडा के लोगों को दिवाली पर क्या खास मैसेज होगा आपका? और सबसे पहले तो दिवाली का बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़िंदगी में कभी हार ना माने, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर। यू नो, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। कल क्या होना है हमें पता नहीं है। तो जो आज है उस आज पे जी कर देखिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से हम या तो यादें लेके जा सकते हैं या उनमें से कुछ लेसन लेके जा सकते हैं आगे की ओर। लेकिन जो आगे की ज़िंदगी है वो आपको डिसाइड करना है कि क्या होना है ज़िंदगी में। यदि हर आप घड़ी बदल रही जी है रूप जिंदगी। हाँ, हर घड़ी बदल रही है रूप एक गाना है। जिंदगी जी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सच में कल क्या हो ना बात हो। क्या बात है। तो इसी के साथ में मैं मतलब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कभी ज़िंदगी में हार मत मानिए। कोई बात नहीं अगर कभी ठोकर खाते हैं तो, क्योंकि हम जो इंसान हैं ठोकर के लिए बने हैं कभी, ऐसा लगता है। पर एक जीना सीखना चाहिए उस पर। ऐसा नहीं है। आप देखिए, सच कहूँ तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ना मेरे पास में कोई इनकम है, ना मेरे पास में नौकरी है। आई हैव माई डिग्री, मेरे पास डिग्री है पर मेरे पास नौकरी नहीं है। तो कभी कभी मतलब तकलीफ़ होता है, कभी फाइनेंशियली बहुत ही मतलब तकलीफ़ हो जाता है कि मैं अपने दोस्तों को मांगना पड़ता है कि यार 100 रुपये मुझे दार दे दो या मुझे 1000 रुपये दे दो, थोड़ा प्रॉब्लम सी है। क्योंकि ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि हमारा देखिए ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो सिंगिंग लाइन में भी हमारे यहाँ पे बॉलीवुड, तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्टार्स लोग हैं जिनको ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसे में फिर उनके साथ में कंपटीशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस समय कभी कभी फाइनेंशियली क्राइसिस भी हो जाता है। लेकिन मैं वक्त का इंतज़ार करता हूँ कि कुछ हो, क्योंकि हम ये दुनिया ही पूरा उम्मीद मतलब दुनिया एक उम्मीद पे कायम है। एक उम्मीद पे कायम है कि कल कुछ होना है, अच्छा होना है। तो इसीलिए मैं हर वक्त को मैं एक खुद को एक एग्ज़ाम देता हूँ, परीक्षा लेता हूँ कि मैं हाँ अब कल क्या होना है, मैं इस पे मैं जीता हूँ। वो है। और ऊपर वाले से मानते हो, भगवान है, रब है, अल्लाह है। अगर आप यदि इनको मानते हो तो सब कुछ ठीक होना ही है बस। तब थैंक यू वेरी मच। दिल से आपके लिए बहुत सारी दुआएं और शुभेच्छाएं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं। जी बस आप लोगों का दुआ बस दुआ है आपके लिए। बहुत सारी शुभेच्छाएं हैं। और फिर फिर कभी आप कनाडा आए तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ आपके साथ समा और बिताएंगे, आपके बारे में और जानेंगे। और आपके साथ साइकिल राइडिंग करनी है वो भी हम जरूर करेंगे। ठीक है, बैडमिंटन का आपने मुझे चैलेंज दिया, वो भी हम जरूर करेंगे। आपकी बार जब मैं यहाँ पे आएंगे ना जी, नेक्स्ट टाइम मेरा जो वैंकूवर में विजिट होगा तो उस समय तो मैं आप लोगों को बहुत तंग करनी है भाई। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। कभी कहेंगे कि मुझे यहाँ लेके जाओ, मुझे वहाँ लेके जाओ, मुझे आपके साथ कॉफी के लिए तो आपको आज भी हम लेकर जरूर जाएंगे। कॉफी के लिए हम चलेंगे और गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। अरे ठीक है, कोई नहीं, गाड़ी आप चलाएंगे तो हम कॉफी के लिए जाएंगे। गवर्नमेंट को हम मना लेंगे कि मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है, आई हैव नो लाइसेंस। और हमारा इंडिया में तो फिर हैंडीकैप लोग को शायद लाइसेंस मिलता भी नहीं है। यदि कनाडा में मिल जाता है। अगली बार आप आएंगे तो हम ये भी ट्राई करेंगे। जिंदगी ने साथ दिया और मेरे पास में भी अपना एक छोटा सा गाड़ी होगा, जरूर होगा। तो मैं सरकार से भी लड़ लूंगा कि क्या बात है? मैं क्योंकि आप देखिए एक गाड़ी होगा मेरे पास तो मुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा। ड्राइवर रखने के लिए मेरे पास में बहुत सारे पैसे भी देने पड़ेंगे जो उनको ड्राइवर को पैसे देना पड़ेगा। वो चीज़ मेरे पास है ही नहीं। जो चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए तो मुझे परमिशन दो। जिंदगी जिंदाबाद एक्सीडेंट होनी है तो नॉर्मल लोग भी हो जाते हैं, नॉर्मल की भी हो जाती है। तो इसलिए मैं लड़ जाऊंगा उनसे, मैं हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। क्या बात है कि मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे गाड़ी चलाने का मुझे लाइसेंस चाहिए क्योंकि मैं कर सकता हूँ,
है कि नहीं? उनको चैलेंज करके दिखाएंगे, उनको गाड़ी चला के भी दिखाएंगे, उनको बिठा के भी चलेंगे हम। क्या कि बात इसके बाद वो लोग मजबूर हो जाएंगे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर टाइम इट्स ਰੀਲੀ ग्रेट ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ बहुत चंगा लगा आई वाज रियली हैप्पी कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी दुनिया की आपसे ऐसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे भी कभी कभी ऐसा सपना सा लगता है। कभी मैं परसों की बात है, सोया हुआ था, जब उठे तो एकदम से अंधेरा था, मैं मेरा रूम लाइट ऑफ थी, तो मैं सोच रहा था मैं कहाँ पे हूँ मैं एकदम रिकॉल कर रहे थे। बाद में फिर मुझे ख्याल आया कि ओह मैं तो कनाडा में हूँ, वैंकूवर में। तो कभी कभी ऐसा होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा। नमस्कार जी, थैंक यू जी।